दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। जाने कब, कैसे, कितने चरणों में होंगे चुनाव। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय लिहाज से अहम माने जा रहे बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का डंका बज गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और 2 मई को नतीजे का ऐलान होगा। राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। इससे पहले यहां 7 चरणों में चुनाव कराए गए हैं। इसके साथ ही असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव का ऐलान करते हुए भरोसा दिया कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस बीच उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उठाए गए जरूरी एहतियाती कदमों की भी जानकारी दी। इसमें वोटरों के लिए मास्क जरूरी होगा। साथ ही सभी राज्यों में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। हालांकि बंगाल में ऐसे 2 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग ने इनकी संख्या बढ़ाने की भी बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ इस दौरान उनके सहयोगी चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार भी मौजूद हैं। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि केजरीवाल के सूरत रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बोले 2022 में आएगी गजब क्रांति। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सूरत नगर निगम में 27 सीटें जीतने पर रोड शो कर वहां की जनता से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया। जी आपको बता दें कि कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आयोजित रोड शो में जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि कल गुजरात का कहना है कि सूरत की जनता ने गुजरात को नई दिशा देने का काम किया है। पहली बार ही आम आदमी पार्टी को गुजरात के 16 लाख लोगों ने वोट दिया है। जिस तरह से दिल्ली में बदलाव की राजनीति हुई है, उसी तरह से गुजरात में भी बदलाव की शुरुआत हुई है। आप संयोजक ने कहा, आप सभी लोगों की तरफ पूरा गुजरात देख रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर पहली बार हमारी 28 सीट आई थी, वो 28 सीट इसलिए थी क्योंकि लोगों को हमारे ऊपर भरोसा था। इसलिए लोगों को लगता था कि ये लड़के अच्छे हैं और सिर्फ उस भरोसे पर जनता ने हम लोगों को 28 सीटें दे दी। भगवान ने हमें 49 दिन का मौका दिया और 49 दिनों के अंदर हमने इन पर झाड़ू फेर दिया। हमने उन 49 दिनों में खूब काम किया। जब अगली बार चुनाव हुआ तो लोगों ने हमें 67 सीटें दे दी। जनता ने वह 49 सीटों में 28 लोगों का काम देखा। अब 27 लोगों का काम गुजरात की 6 करोड़ की जनता देख रही है। आज पूरे गुजरात के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये चर्चा है कि सूरत के अंदर ये क्या हो गया। सारा देश आपकी तरफ देख रहा है और अगर आप 27 लोगों ने अच्छा काम किया तो 2022 के दिसंबर में गुजरात में गजब की क्रांति आने वाली है। इसलिए आप सभी को अच्छा काम करना है। तो दोस्तों, क्या केजरीवाल के आने से गुजरात में वहां के समीकरण बदल सकते हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। कहा, जो बीजेपी ने कहा वही ईसी ने किया। जी हां, बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
कमीशन का चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के हिसाब से तारीखों का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने पूछा कि आखिर एक जिले में 3 चरणों में क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए था। ममता ने कहा कि राज्य चुनाव के लिए केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये एक बड़ी गड़बड़ी होगी, फिर उन्हें संगीत का सामना करना पड़ेगा। हम आम लोग हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव आयोग से धन के दुरुपयोग को रोकने का अनुरोध करें। बीजेपी ने एजेंसियों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट को पैसा भेजा है। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के हिसाब से तारीखों का ऐलान किया है। जो बीजेपी ने कहा, चुनाव आयोग ने वही किया है। गृह मंत्री अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम हर हाल में बीजेपी को हराएंगे। खेल जारी है, हम खेलेंगे और जीतेंगे भी। पीएम अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें, इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी को बंगाल की जनता जवाब देगी। बीजेपी जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। ममता ने विवेक दुबे को चुनाव पर्यवेक्षक बनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, 1 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे फेज का मतदान और 10 अप्रैल को चौथे फेज का मतदान, 17 अप्रैल को 5वें फेज का मतदान और 22 अप्रैल को 6ठे फेज का मतदान और 26 अप्रैल को 7वें फेज का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी 8वें फेज का मतदान होगा। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि जम्मू में पेट्रोल 90 पार, बढ़ती कीमतों के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं का सड़कों पर हल्ला बोल। जी आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। जम्मू में भी पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए जम्मू में शिव सैनिकों ने स्कूटी को आग के हवाले कर दिया और बहुत हुई महंगाई की मार, रहम करो मोदी सरकार के नारे लगाते हुए शुक्रवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोला। केंद्र सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए शिवसैनिकों ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और बीजेपी के नेता बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान शिवसैनिकों ने एक स्कूटी को भी आग के हवाले किया और आरोप लगाया कि वह ये स्कूटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजना चाह रहे थे, क्योंकि अब आम आदमी के लिए पेट्रोल का कोई भी वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि जैसलमेर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली से लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि गुजरात निकाय चुनावों में सफलता पर बोले अरविंद केजरीवाल, आप एकमात्र पार्टी जो देश में बीजेपी को चुनौती दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप एक पार्टी है जो देश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। गुजरात में हाल ही में हुए सूरत महानगर पालिका की कुल 120 सीटों में से बीजेपी 93 और आपने 27 सीटें जीती हैं। आप इस सीट पर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। इस सीट पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिल्ली में होने वाले एमसीडी उपचुनाव को लेकर रोड शो में कहा। सीएम केजरीवाल ने सीलमपुर, कोंडली और त्रिलोकपुरी इलाके में रोड शो के दौरान कहा, दिल्ली वासियों से अपील है कि आप लोग आपके उम्मीदवारों को वोट करें और भारी मतों से विजय बनाएं। अरविंद केजरीवाल ने सीलमपुर में रोड शो के दौरान कहा कि रविवार 28 फरवरी को दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों उपचुनाव होने हैं। दिल्ली में आप है तो सोचिए, अगर नगर निगम भी हमारा पार्षद होगा तो हम कितना अच्छा से काम कर सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अभी आपने हाल ही के गुजरात नगर निकाय चुनाव के नतीजे तो देखे ही होंगे। सूरत में कांग्रेस को 0 सीटें मिली हैं। देश भर में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा रही है या चुनौती दे रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पार्टी है।
और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि तेल की बढ़ी कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री का बेतुका बयान। बोले सर्दी के कारण बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, आपको बता दें कि देश में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के बढ़ते दामों ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। विपक्ष लगातार तेल की कीमतों को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी बीच केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बढ़ी की तेल और गैस की कीमतों पर बेतुका बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सर्दी के कारण पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं। जल्द ही दाम कम होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम मूल्य में वृद्धि ने उपभोक्ताओं को भी प्रभावित किया है। सर्दियां जाते ही कीमतें थोड़ी कम हो जाएंगी। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में उछाल अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मांग बढ़ने के कारण कीमत अधिक है। ये सर्दियों में होता है। जैसे जैसे ठंड जाएगी इनकी कीमतें सामान्य होती जाएंगी। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार की सुबह वाराणसी एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपने दौरे के पहले दिन खिड़कियां घाट जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपने बोले कि सीएनजी स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे अधिकारियों संग शहर में बिछाई जा रही पीएनजी गैस पाइपलाइन की समीक्षा करेंगे। दोपहर बाद वे मिर्जापुर रवाना होंगे और विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। देर शाम वे गंगा आरती में शामिल होंगे। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से है कि मोटेरा स्टेडियम का नरेंद्र मोदी किए जाने पर शिवसेना बोली, अब साफ हो गया कि कौन सरदार पटेल का अपमान कर रहा। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में सरकार संभाल रही शिवसेना पार्टी अपने पार्टी के मुखपत्र में लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रही है। शुक्रवार को शिवसेना ने सामना में अहमदाबाद में बने देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी किए जाने को सरदार पटेल का अपमान बताया है। केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में गरज सारो पटेल मारो शीर्षक वाले संपादकीय में लिखा कि पीएम ने हमेशा कहा कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कांग्रेस के रूप में किया गया था, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कौन सरदार पटेल का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना ने यह भी लिखा कि यह स्पष्ट है कि कौन पटेल के नाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना ने आगे तंज कसते हुए लिखा, मोदी महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर मोदी भक्त सोचते हैं कि वे पटेल, गांधी, नेहरू या इंदिरा गांधी से बड़े हैं तो ये अंधभक्ति के अलावा कुछ नहीं है। आगे लिखा कि मोदी एक फकीर हैं, अपने सामान के साथ जंगल या हिमालय जाएंगे। आगे कहा कि मोदी इस देश के पीएम है, इस युग के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उनकी पार्टी को लोगों द्वारा भारी बहुमत दिया गया है, लेकिन ये लापरवाह होने का लाइसेंस नहीं है। आगे दावा किया कि पटेल का महत्वपूर्ण स्थान समाप्त हो गया है, कल नेताजी वो समाप्त हो जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर तंज कसा और शिवसेना ने किसानों के विरोध को सरदार पटेल से जोड़ा और लिखा कि किसानों के विरोध पर केंद्र पर हमला करते हुए शिवसेना ने इसे पटेल के साथ जोड़ते हुए कहा कि पटेल ये बताने के लिए पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे कि वे एक किसान हैं। आज देश में किसानों के बारे में क्या? 4 महीने बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन केंद्र ने कुछ नहीं किया। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि जम्मू में इकट्ठा हुए कांग्रेस के नाराज नेताओं का गुट गांधी परिवार को दे सकते हैं बड़ा संदेश। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के नाराज नेताओं को गुट शुक्रवार को जम्मू पहुंचा और इस गुट को G23 नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल पत्र लिखकर कांग्रेस हाईकमान पर सीधे तौर पर सवाल उठाए थे। अब खबर आ रही है कि जम्मू के सार्वजनिक मंच से ये गुट गांधी परिवार को कड़ा संदेश दे सकता है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना महामारी के बाद पहली बार अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां शनिवार को वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही अलग अलग सामाजिक संगठनों ने उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा। आजाद
कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, विवेक तनखा भी जम्मू पहुंच गए हैं। वो भी जम्मू में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मनीष तिवारी के भी शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में दक्षिण भारत के दौरे पर गए राहुल गांधी ने उत्तर भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें वो विपक्षी दलों के साथ अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि G23 के नेता इस मुद्दे पर गांधी परिवार को कड़ा संदेश दे सकते हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में डरा रहा है कोरोना। कई जिलों में लॉकडाउन, लगातार तीसरे दिन 8000 से ज्यादा केस। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लेकिन शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 8000 से अधिक मामले सामने आए। बीते 24 घंटे के दौरान महामारी से 48 और मरीजों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 21,38,154 हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अब तक के 52,041 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के नए मामलों में से 40% मामले मुंबई, पुणे, नागपुर और अमरावती के हैं। राज्य में अब तक के 20,17,303 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी 67,608 मरीज उपचाराधीन हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना 342 रुपए टूटा, चांदी में 2007 रुपए की गिरावट। जी हम बात करें कि भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को सोना 342 रुपए सस्ता होकर 45,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया, जबकि चांदी 2007 रुपए कम होकर 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के कारण शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए। गुरुवार को सोना 45,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी पिछले कारोबार में 69,426 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के इन राज्यों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि के अनुमान। IMD ने जारी किया अलर्ट। जी आपको बता दें कि दिल्ली NCR में दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। तेज धूप के चलते लोगों को अभी से फरवरी माह में गर्मी का एहसास होने लगा है। दिल्ली और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह में हल्के कोहरे का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे हिस्से में बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार शुक्रवार को उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके चलते भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार और शनिवार को पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।